अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो सेल वायबिलिटी और साइटोटॉक्सिसिटी के मुतालिक है। हम हमेशा सेल वायबिलिटी और साइटोटॉक्सिसिटी को एक दूसरे के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों को परफॉर्म करने के जब हम लैब में साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी को परफॉर्म करते हैं तो इनके मकासद इकट्ठे होते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों की फरमाइश पे इंग्लिश उर्दू मिक्स वर्जन है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब खान, पीएचडी इन ऑटमी फ्रॉम यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया। और आज मैं आप लोगों को सेल वायबिलिटी और साइटोटॉक्सिसिटी के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली लैब में बड़े कॉमनली परफॉर्म टेस्ट्स हैं सेल कल्चर की लैब में। और जब भी हम मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी एंजाइम एक्टिविटी, सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी या इसी तरह के कोई और टेस्ट जैसे कि हम ड्रग टेस्टिंग या हम प्रोटीन पेप्टाइड टेस्टिंग और इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं और जिसमें हम सेल के फंक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं और हम मालूम करना चाहते हैं कि जैसे अभी जो आपके सामने जैसे स्लाइड है, अब ये एक फार्माकोलॉजी बेस्ड रिसर्च जब की जाती है, जैसे हम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस नैनो पार्टिकल्स की अगर साइटोटॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करते हैं तो हम कोई कीमोथेरापिक एजेंट या हम देख चेक कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये हमें उस एजेंट के बारे में बताता है कि ये एजेंट सेल्स के लिए कितना साइटोटॉक्सिक है। इस साइटोटॉक्सिक के नाम से ही ज़ाहिर है, साइटो मीन्स सेल और टॉक्सिक यानी जो सेल्स के लिए कितना टॉक्सिक है, कितना लीथल है, कितना उसको नुकसान दे सकता है। हम एट द एंड हमें जब ये हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी कि एक तो साइटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, सेल वायबिलिटी क्या होता है, सेल वायबिलिटी हम क्यों परफॉर्म करते हैं और हमें कौन से कोई जो कोई स्पेशली परफॉर्म्ड मेथड्स हैं या कॉमनली परफॉर्म मेथड्स हैं उसके वो कौन से हैं और उसके असेस कौन से हैं जो कि हम मुख्तलिफ लैब में परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी केमिकल या मीडिएटर्स की वो एबिलिटी जिससे वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उसको मालूम करते हैं, जैसे कि वो केमिकल स्टिमुलाई हो सकती है, वो कोई ड्रग हो सकती है, वो कोई पेप्टाइड हो सकती है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, वो कोई सिग्नलिंग हो सकती है, वो कोई कीमोथेरापिक एजेंट हो सकता है। तो हम उसकी साइटोटॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली लिविंग सेल के ऊपर हम हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसकी साइटोटॉक्सिसिटी को, किसी भी एजेंट की साइटोटॉक्सिसिटी जो कि सेल्स को जिसकी वजह से सेल डेथ काज होती है या सेल्स उसकी वजह से मर जाते हैं या सेल्स को कोई बहुत ही पेयरेबल और इम्पेयरेबल बेसिकली इम्पेयरेबल डैमेजेस सेल्स को बहुत सारे एजेंट जो है ना वो काज करते हैं। अब इसके नतीजे में जब भी हम साइटोटॉक्सिसिटी डिटरमाइन करते हैं तो हमें हासिल क्या होती है? जब हम साइटोटॉक्सिसिटी उसका एंड प्रोडक्ट हमें सेल वायबिलिटी ही हासिल होती है। सेल डेथ और सेल वायबिलिटी, कितने सेल्स मर गए हैं और कितने सेल्स जो है ना वो ज़िंदा हैं। ये जो स्लाइड्स हैं इसमें हम आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में नज़र आती है कि हम सेल साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी की एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं। कहीं पे ग्रोथ फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, साइटोकाइंस का इफ़ेक्ट स्टडी कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट में हम कोई क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, ट्यूमर की, नेक्रोसिस फैक्टर की। कोई ट्यूमर, आपको पता है ना कि ट्यूमर क्या होता है, कि जो जिसको कहते हैं ना कि ये तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होती है वो बेसिकली ट्यूमर कहलाती है। तो हम उसमें उस फैक्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं या किसी ड्रग का एक्शन स्टडी करना चाहते हैं, कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट्स को उनकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं उसके मुकाबले में। उसके लिए डिफरेंट एसेज हम इस्तेमाल करते हैं, डाइज इस्तेमाल करते हैं, एमटीटी एसे। आज का जो हमारा बेसिकली आज जो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि हमने इस टॉपिक को थोड़ा हम मुख्तसर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट की चीज़ इसमें इस स्लाइड में आपको नज़र आ रही है वो आपको एमटीटी एसे नज़र आ रही है। एमटीटी एसे कॉमनली परफॉर्म्ड है
सेल एंड टिश्यू कल्चर लैब्स में, और बाकी जो कॉमनली परफॉर्म्ड हैं वो भी आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं कि आप डाइस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। जो अगर आप उसके ज़रिए MTT ऐसे कर सकते हैं, WST ऐसे कर सकते हैं, डिहाइड्रोजनेज बेस्ड ऐसे कर सकते हैं। तो ये कॉमनली परफॉर्म मेथड्स हैं जिससे हम सेल साइटोटॉक्सिसिटी डिटरमाइन करते हैं, और इसके नतीजे में हमें सेल वायबिलिटी का पता चलता है कि सेल वायबिलिटी साइटोटॉक्सिसिटी के नतीजे में सेल वायबिलिटी कितनी आई है। कभी कभी कुछ स्टडीज़ ऐसी भी होती हैं कि इनमें दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। हम साइटोटॉक्सिसिटी भी डिटरमाइन करते हैं और फिर उसके नतीजे में सेल वायबिलिटी भी डिटरमाइन करते हैं। कभी कभी हम एक आम जो ग्रोथ कभी कभी स्टडी कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मली, और फिर जब जैसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन स्टडी करें तो हमें कभी कभी ये होता है कि हम पहले नॉर्मल के तौर पे सेल्स को ग्रो करते हैं उस केमिकल या कंपाउंड के साथ, और फिर जो है ना हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं, फिर हम फ्रीज़ कर देते हैं और फिर फ्रीज़ करके उसकी एक्टिविटीज़ को लेते हैं। या इन विट्रो और इन विवो का कभी कभी फ़र्क आ जाता है कि हम कभी कभी जैसे वैक्सीन की स्टडी है उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि हमें साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसका अलहदा वो होना चाहता है, हमें अलहदा रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं कि साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी के जो ये अब सेल वायबिलिटी के एप्लीकेशंस आपको उसमें नज़र आ रहे हैं कि हम साइटोटॉक्सिक ग्रोथ उससे मालूम कर सकते हैं। सेल सर्वाइवल मैंने आपको पहले भी बताया, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ है, इनफर्टिलिटी स्पेशली इन केस ऑफ द मेल में जब हम कभी कभी कोई इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं किसी ड्रग का, किसी कंपाउंड का, किसी उसमें, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या ये जो है ना इनफर्टिलिटी तो काज नहीं करता, तो हम स्पर्म्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट है उसके वो कभी कभी, और कभी कभी हम स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग्स या कंपाउंड्स करते हैं। सिर्फ ड्रग्स नहीं होते, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स भी होते हैं जो है ना, जैसे डिफरेंट मीडियाज़ भी होते हैं। जब हम सेल को ग्रो कर रहे होते हैं उस मीडिया की टेस्टिंग होती है कभी कभी, तो हम उसके ज़रिए भी हम सेल वायबिलिटी और साइटोटॉक्सिसिटी के ज़रिए हम स्टडी करते हैं। अब वायबिलिटी एसे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वायबिलिटी एसे की क्या इंट्रोडक्शन क्या है, वो होता क्यों है कि हम हमेशा जब हम वायबिलिटी एसे कोई जो है ना अप्लाई करते हैं तो वो हम ऑर्गेनिजम्स की लाइव सेल्स के ऊपर करते हैं, और उसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कितने सेल्स जो है ना इस कंपाउंड की ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा सेल कल्चर था उसमें से कितने सेल्स जो थे वो वायबल रह गए हैं और कितने सेल्स जो थे उनकी डेथ हो गई है इस कंपाउंड के ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, उस सेल्स की सेल वायबिलिटी क्या है और साइटोटॉक्सिसिटी क्या है। तो मैं कभी कभी ये जो हम एप्लीकेशन करते हैं लैब में, तो ये एक और स्लाइड है जिसमें आपको इंपॉर्टेंस नज़र आती है कि आप स्पेसिफिक सेल्स मालूम, यही बात जो अभी मैं कर रहा हूँ ये वही बात है कि आप मालूम करना चाहते हैं कितने सेल्स मर गए हैं कितने, या आप कोई एजेंट स्टडी करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक केमिकल स्टडी करना चाहते हैं, या आप ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस में लगे हुए हैं, या आप कोई कैंसर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें नैनो पार्टिकल्स की एक स्लाइड मैंने आपको पहले दिखाई थी जिसमें मैंने आपको नैनो पार्टिकल की वजह से साइटोटॉक्सिसिटी या सेल वायबिलिटी के ज़रिए मैंने आपको बताया था। अब ये जो बायोमार्कर्स हैं ना, अब इसमें हम डिफरेंट, अब ये बहुत तफसील से करने वाली बातें हैं, लेकिन चूंकि अब आप ये हम शॉर्ट सा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बायोमार्कर्स हमें ना सिर्फ डेड सेल्स का पता देते हैं बल्कि हमें वायबल सेल्स का भी पता देते हैं। ये आप देख लें इस स्लाइड को, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये हमें ना सिर्फ इससे हमें डेथ, और इसी तरह हम कभी कभी एपोप्टोसिस जैसी स्टडी भी उसमें कंडक्ट कर जाते हैं कि हमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना उस ड्रग का पता चल जाता है कि ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ये इस ड्रग की जो सेल की डेथ है उसको काज कैसे करता है। हम पूरी उसकी पैथोजेनेसिस जो होती है, जो उसकी कोर्स ऑफ जिसको एक्शन कहते हैं, जिसमें पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम उसमें स्टडी कर जाते हैं, तो ये उसकी फ़ायदे भी होते हैं। और इसमें हम इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि कभी कभी जब हम साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी करते हैं तो हम MTT assay यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम MTT assay यूज़ करते हैं, और ये MTT assay का हम थोड़ा सा उसमें हमारा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट भी है इसमें कि ये हम उसमें डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा कॉमनली परफॉर्म्ड ऐसे है जो कि लैब्स में परफॉर्म किया जाता है और उसके ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये एमटीटी सेल वायबिलिटी ऐसे जिसकी मैं आपको पहले बात कर रहा था, ये कॉमनली यूज्ड ऐसे, अगर आपसे कोई पूछे कॉमनली कौन से हैं, तो ये आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉमनली परफॉर्म्ड ऐसे हैं, एमटीटी सेल वायबिलिटी ऐसे है, और WST मेथड्स है, ट्रिपान ब्लू है, ये भी बड़ा कॉमनली लैब में परफॉर्म किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो साइटोमेट्री अक्सर लैब्स में, स्पेशली जब हम किसी ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी लैब्स में स्पेशली, ये पूरा नाम है एमटीटी एसे का। इसकी एब्रीवेशन आप लोग देख लें कि ये इसकी एब्रीवेशन है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक होगी है। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बताया था कि साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कैंसर स्टडीज़ है, कीमोथेरापी है, नैनो पार्टिकल्स हैं, स्पर्म एनालिसिस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें। अच्छा, अब हम क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल कल्चर, इसको ज़रा देख लें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और शायद आपको ये पेपर में भी आए। तो हम पहले उसमें करते क्या हैं, तो ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पहले हार्वेस्ट करते हैं सेल्स को, रीसस्पेंड करते हैं फ्रेश मीडिया में, उसको रीसस्पेंड करते हैं, या उस पर कभी कभी हम हार्वेस्ट नहीं करते तो हमें तैयार एक सेल कल्चर की हमें वायल मिल जाती है जिसको हम सीधा ही रीसस्पेंड कर देते हैं मीडिया में। फिर हम इसको जो है ना काउंट कर लेते हैं, रिमूव सैंपल जो है ना उसको काउंट कर लेते हैं, फिर हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, फिर हमें रीसस्पेंड करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी, हमने बड़ी क्लास में भी ये डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे एक टाइम होता है जहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल कल्चर अब यहाँ पे शुरू हो जाता है कि आपने एक दफ़ा सेल कल्चर को, जो आपको हार्वेस्टेड सेल्स थे उनको भी आपने ग्रो कर लिया, या अगर आपके पास ऑलरेडी हार्वेस्टेड सेल्स थे, ऑलरेडी डिफाइंड सेल्स थे, कोई सेल कल्चर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपको जो सेल लाइन मिली है आपको, तो उस सेल लाइन को आप जब ग्रो कर लेते हैं और दोबारा से रीसस्पेंड करते हैं मीडिया में और दोबारा से ग्रो करते हैं, और जब वो उसकी स्पेशल जो ख़ास नंबर्स तक उसकी प्रोपिगेशन पहुंच जाती है, तो आप उसको कॉपी कर लेते हैं, आप उसको क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर आप उसको फर्दर एनी टाइम, किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नंबर में भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, जितने आप कॉपी करना चाहें। तो ये आपके सालों तक ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन हमेशा जो है ना लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स में की जाती है, और लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स में हम इसको, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल आपके सामने आ रहा है कि कैसे एमटीटी ऐसे परफॉर्म की जाती है। ये देखें, 96 वेल की प्लेट में हम टिश्यू कल्चर की जो प्लेट्स हैं उसमें हम साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी का ऐसे जो है ना वो हम परफॉर्म करते हैं। और हर वायल में हम 5000 से 10,000 सेल हर वेल में जो उसके अंदर होते हैं 96 वेल की जो प्लेट होती है, तो हर सेल में हम 5 से 10,000 सेल्स करते हैं, उसमें मीडिया डालते हैं और उसकी जो है ना उसको हम स्पेसिफिक नंबर तक मज़ीद बढ़ाते हैं। तो ये 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर ये अपनी जो ऑप्टिमल पॉपुलेशन है उस तक ये पहुंच जाती है। और फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया था कि इस स्टेज के ऊपर हम उसमें प्रोटीन या पेप्टाइड जिस पे हम काम कर रहे थे, हमने उसके साथ वहाँ पे मिक्स कर दिया था उसको, और फीटल बोवाइन सीरम जो है ना वो आप उसी प्रोपोर्शन में फिर जब जितना कंपाउंड डाल रहे होते हैं तो वो 10% यूजुअली यूज़ होता है कि आप उसको उसके साथ मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद आप जो एक वायल होती है एमटीटी सोल्यूशन की, वो ईच प्लेट के ऐसे के लिए आप उसको जो है ना वो वायल जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। चूँकि वो फ्रोज़न होता है तो हम उसको थॉ कर लेते हैं, पहले उसकी थॉइंग करते हैं और फिर उसको जो है ना क्या करते हैं कि उसको उसके साथ एमटीटी ऐसे के साथ स्पेशली जो इनक्यूबेटर हैं उसमें हम उसको जेंटली जो है ना उसमें मिक्स करते हैं। और पहले उस 96 वेल प्लेट में ईच वेल में हम उसको जेंटली मिक्स करते हैं और फिर जो है ना
इसको शेक कर लेते हैं। ऑर्बिटल शेकर यूजुअली हम यूज़ करते हैं, और ऑर्बिटल शेकर में जब यूज़ करने के बाद एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि हमने उसमें उसके साथ इंक्यूबेट करना है। तो लेकिन यूजुअली ये बेसिकली इंक्यूबेट किया जाता है उसके साथ, तो हम उसके साथ इंक्यूबेट कर लेते हैं, और फिर जो है ना हम एलाइज़ा रीडर के ऊपर हम उसके रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं कि एलाइज़ा रीडर हमें उसके रिज़ल्ट दे देता है कि MCTSE जो है ना उसमें कितने सेल जो है ना वो हमें वायबल सेल जो है ना उसके ज़रिए पता चल जाते हैं कि जो उसका बेसिकली वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है फार्माजीन की जो है ना वो वहाँ पे जब बनती है तो वो हमें इसकी वायबिलिटी का और उसका जो कलर है वो हमें बेसिकली हमें सेल वायबिलिटी और जो साइटोटॉक्सिसिटी का पता देती है। अगर हमने सिर्फ साइटोटॉक्सिसिटी डिटरमाइन करनी है तो हम उसमें नंबर ऑफ डेड सेल्स जो है ना वो चूँकि हमें स्पेसिफिकली उसके एक ऑप्टिमाइज्ड नंबर पे हमें सेल्स पहले से पता होते हैं कि इतने सेल्स थे, तो हमें पता चल जाता है कि इतने सेल्स अब इसमें लाइव हैं। तो अगर आपको अब अब ये हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि अब हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हमारा मेन मकसद था वो हमें सेल डेथ मालूम करना था या सेल डेथ का प्रोसेस। अगर सेल डेथ का प्रोसेस मालूम करना है तो फिर हम उसमें सिर्फ MTT ऐसे पे रिलाई नहीं करते, बल्कि उसके साथ कोई और टेक्निक भी हम उसके साथ यूज़ करते हैं। कोई फ्लो साइटोमीट्री यूज़ कर लेते हैं, या कोई और जो है ना ट्रिपेन ब्लू से उसकी स्टेनिंग होती है, या कोई और। ये अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड वो होती है कि हम कैसे उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या चीज़ मालूम करनी है। या कभी कभी ये होता है कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें रिज़ल्ट जो होते हैं, जब स्टैटिस्टिकल रिज़ल्ट्स बनाते हैं तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें उसकी साइटोटॉक्सिसिटी भी डिटरमाइन करनी होती है कि ये कितना साइटोटॉक्सिक है, ये केमिकल, ये कंपाउंड, ये नैनो पार्टिकल, ये जो कीमोथेरेपिक एजेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें मालूम करनी होती है। या जो है ना हमें उसकी सेल वायबिलिटी कि इस कंपाउंड, इस एंजाइम, इस प्रोटीन, इस चीज़ के साथ ट्रीट होने के बाद इसमें कितने सेल्स जो है ना वो ज़िंदा रह गए हैं, और कितना सेफ़ है ये फर्दर यूज़ के लिए। या वैक्सीन में कभी कभी हम वैक्सीन टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि जब वो क्या। तो आज का जो लेक्चर था वो साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी के बारे में था, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। 15 से 16 मिनट हैं, इसको आराम से सुन लें और इंशाल्लाह ये आपको समझ आए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।